This is Sanaulai. Today we are going to learn the pure competition. What is pure competition? Pure competition वो होता है जो सारी दुनिया में आजकल चल रहा है, वो efficiency of the real world. उसे क्या कहते हैं? Efficiency of the real world. Pure competition में क्या होता है? The very large number of a seller present and as well as buyer as compared to the monopoly. monopoly में क्या था कि एक ही सेलर था जो प्रोड्यूस कर रहा था पूरी मार्केट में, और ओलिगोपोली में क्या पड़ा था कि वहाँ पे एक से ज़्यादा मीन्स फ्यू सेलर थे और प्योर कंपटीशन में यहाँ पे क्या है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर मीन्स बहुत ही ज़्यादा सेलर मौजूद होते हैं प्योर कंपटीशन में, जैसे कि मंडी में होता है वैसे ही। और प्योर कंपटीशन में स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स मीन्स सिमिलर, मीन्स ऑल द प्रोडक्ट हैव सिमिलर क्वांटिटी एंड द क्वालिटी, मीन्स उसमें ना ही किसी भी प्रोडक्ट में टेस्ट में फ़र्क है और ना ही किसी में, वो क्या है एक दूसरे के सिमिलर हैं। मैं अगर कहूँ यह पेन इसी पेन जैसी है तो इसमें ये क्या है, ये दोनों क्या कहलाएगी, ये दोनों सिमिलर कहलाएगी। इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। और प्योर कंपटीशन में जो सेलर होते हैं ना, वो प्राइस टेकर होते हैं, वो प्राइस मेक नहीं कर सकते। जितने मीन्स वो प्राइस टेकर होते हैं, वो प्राइस मेकर नहीं होते। अगर वो प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, कंज्यूमर वो मार्केट छोड़ देगा और दूसरे फॉर्म से वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है। अगर वो प्राइस इंक्रीज करेगा तो कंज्यूमर, जैसे मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि एक फॉर्म ये पेन सेल कर रही है 10 रुपये में, अगर वही फॉर्म इस पेन की प्राइस 15 करेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, यहाँ से नहीं लेगा, दूसरी शॉप से लेगा। क्योंकि प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड है, वही प्रोडक्ट है, फिर क्या करेगा, वो दूसरे फॉर्म से लेगा, फॉर्म 2 से कंज्यूम करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्राइस टेकर। अगर वो प्राइस डिक्रीज़ करे, जैसे कि पहले 10 रहे था अब क्या करे 5 रुपये रहे, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, वो अगर प्राइस डिक्री करेगा तो उसके प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसीलिए वो ना ही प्राइस डिक्रीज़ कर सकता है और ना ही प्राइस इंक्रीज सकता है, मीन्स वो प्राइस टेकर होता है। और एंट्री क्या होती है, एंट्री फ्री होती है, फ्री एंड एग्जिस्ट भी फ्री होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी फॉर्म इंटर हो सकता है। अगर किसी भी फॉर्म को वहाँ पे प्रॉफिट होगा तो दूसरी फॉर्म वहाँ पे इंटर हो सकती थी। अगर मोनोपोली में क्या थी कि एंट्री फॉर्म की ब्लॉक थी, ना कोई फॉर्म आ सकता है ना कोई फॉर्म जा सकता है। मगर प्योर कंपटीशन में क्या है, आप इजीली एंटर हो सकते हैं मार्केट में और एग्जिस्ट भी इजीली कर रहे हैं। अगर कोई भी फॉर्म लॉस बियर करेगा तो वो क्या करेगा कि उस मार्केट से निकल जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। इसे हम कहते हैं प्योर कंपटीशन। अब प्योर कंपटीशन में थोड़े कॉन्सेप्ट हैं वो देख रहे हैं। प्योर कंपटीशन में जो डिमांड होती है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इलास्टिक इसीलिए होती है कि वहाँ पे जो भी फॉर्म है वो प्राइस टेकर होती है, मीन्स वो प्राइस टेकर होती है। वो जितने भी प्रोडक्ट चाहे इसी प्राइस पे बेच सकता है, या कम सेल करे या बहुत ही ज़्यादा सेल करे, मगर उसके लिए प्राइस क्या है, फिक्स है, वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। अगर इसी प्राइस पे नहीं बेचेगा तो वो, अगर इसी प्राइस से वो इंक्रीज़ करे, जैसे कि 125 ले, तो फिर क्या होगा, कंज्यूमर वो मार्केट छोड़ देगा, दूसरी मार्केट में चला जाएगा।
इसीलिए वो ना ही प्राइस को चेंज बढ़ा सकता है ना ही कम कर सकता है। इसीलिए डिमांड क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है प्योर कंपटीशन में। और एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू क्या है, प्राइस पर यूनिट परचेज आल्सो पर यूनिट आर द एवरेज रेवेन्यू टू द सेलर। मीन्स जो भी प्राइस से रेवेन्यू आ रहा है, एक यूनिट पे कितना रेवेन्यू आ रहा है उसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। जैसा कि ये क्वांटिटी 2 ले रहे हैं और प्राइस ले रहे हैं 120, तो इसका टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, काउंट कर देते हैं, 2 कितना आया 6। मगर इसका एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज हम कैसे फाउंड करते हैं, इसी को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू कितना आया 130। ये एवरेज रेवेन्यू है। अगर ये हमने 2 पे लिया था, अगर क्वांटिटी 3 हो और प्राइस 6 हो तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू होगा 393। और एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू अगर हम इसी को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आएगा 131। ये क्या है, ये प्राइस और डिमांड के बराबर है। फिर क्या कहेंगे हम, P इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। मीन्स एवरेज रेवेन्यू और प्राइस बराबर होते हैं प्योर कंपटीशन में। मीन्स एवरेज रेवेन्यू और प्राइस बराबर होते हैं प्योर कंपटीशन में, और डिमांड भी बराबर होती है। हमने देख लिया है, डिमांड भी यही है, प्राइस भी यही है, एवरेज रेवेन्यू भी यही है। और अब हम टोटल रेवेन्यू देख रहे हैं। टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस के अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मिलेगा। जैसे कि ये 3 यूनिट पे हमें 393 टोटल रेवेन्यू मिल रहा था। अगर 4 यूनिट सेल करें इसी प्राइस पे तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना होगा, देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। 524 मीन्स टोटल रेवेन्यू कितना है 524। वो हम देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट प्राइस से इंक्रीज हो रहा है, वो कितनी उसी प्राइस से। जब भी हम देखें, अगर हमने तीसरे का कितना मालूम किया है टोटल रेवेन्यू, अगर हम दूसरे का माइनस करें तो क्या क्या रिजल्ट आएगा 130, विच इज प्राइस इज एवरेज रेवेन्यू। मीन्स टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो हो रहा है मगर कांस्टेंट प्राइस से इंक्रीज हो रहा है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जिसको हम MU भी कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। Marginal revenue is the change in the total revenue that result from selling one more unit of the output. मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू वो चेंज होती है टोटल रेवेन्यू है जो हम एक एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करते हैं आउटपुट में से। देखे जैसे कि हमने पहले एक क्वांटिटी की तो टोटल रेवेन्यू कितना था 100। ये कितना चेंज आया, पहले 0 था तो टोटल चेंज कितना आया 130, इससे हम मार्जिनल कहते हैं। अगर हम दूसरी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो टोटल रेवेन्यू है ये, और इसमें चेंज कितना है 131। मीन्स टोटल रेवेन्यू ये है, इसमें चेंज कितना आ रहा है, एक पे यही है टोटल रेवेन्यू और दूसरे पे 262 है। ये जो एडिशनल यूनिट सोल्ड किया है इसमें चेंज कितना है उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अगर हम 3 यूनिट पे देखें तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है वही। अगर इसमें चेंज देखें तो कितना है, चेंज कैसे मालूम करते हैं, इसको इसी में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 131, जो कि प्राइस है। प्राइस भी है, एवरेज रेवेन्यू भी है, डिमांड भी है और मार्जिनल रेवेन्यू भी है। इससे ये मालूम होता है कि प्योर कंपटीशन में प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू
इंक्रीज करता है मगर कांस्टेंट नंबर से। ये था मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और डिमांड इलास्टिक क्यों होती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन अ शॉर्ट रन। थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन अ शॉर्ट रन हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। कितनों? दो तरीक़ों से। एक है थ्रू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एक ये अप्रोच है। टोटल कॉस्ट में से अगर टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे उससे भी हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पता चल जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा हम मार्जिनल अप्रोच के थ्रू मालूम करते हैं। मार्जिनल अप्रोच मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब हम पहले डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन अ शॉर्ट रन, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अप्रोच। Farm has the fixed plant. In a short run, what farm has fixed plant? Thus, it can adjust its output only through changes in the amount of the variable resource to achieve the output level that maximize its profit or minimize its loss. फार्म क्या करता है? फार्म या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है या तो लॉस मिनिमाइज करता है। अगर टीसी इंक्रीज करेगी आउटपुट बिकॉज टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगी विद आउटपुट बिकॉज द मोर प्रोडक्शन रिक्वायर्ड द मोर रिसोर्सेज, बट रेट ऑफ द इंक्रीजिंग टीसी वेरीज विथ द एफिशिएंसी ऑफ द फॉर्म। विथ एफिशिएंसी ऑफ फॉर्म हम क्या करते हैं कि जब भी टी और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो टोटल कॉस्ट से तो फार्म क्या करेगा? वो प्रॉफिट बियर करेगा। मगर कितना बियर करेगा वो हम देखेंगे। वो कहाँ पे अपना प्रॉफिट है जो मैक्सिमाइज करेगा। और जब भी टोटल कॉस्ट बड़ी हो टोटल रेवेन्यू से तो फॉर्म क्या करेगा? लॉस करेगा। और लॉस को कब तक बियर करेगा और वो मिनिमाइज करेगा हम वो देखेंगे इस टोटल रेवेन्यू में। अब ये मैंने एक टेबल बनाई है नंबर्स की, जो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कॉलम क्या शो करता है? क्वांटिटी शो करता है जो 10 तक है। फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने 9th चैप्टर में देख लिया था। वो कॉस्ट होती है जो फार्म बियर करता है। अगर वो ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा फिर भी वो वही कॉस्ट बियर करेगा। अगर 100 करेगा वही भी करेगा, अगर 1000 करेगा वही कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। जनरली वो कॉस्ट होती है जो रेंटल होती है या इंटरेस्ट रेट पे हो जाती है कि वो फॉर्म को पे करनी होती है। अगर 100 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करे या ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस करे। और टेक टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है विथ द आउटपुट। मीन्स वेरी करती है वो जैसे कि फ्यूल है, फ्यूल वगैरह इंक्लूड होते हैं इसमें, पावर इंक्लूड होता है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या है? होती है इन दोनों का सम। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। मीन्स इन दोनों का हम सम करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिलती है। जैसे 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, ये टोटल कॉस्ट है। और 100 प्लस 90 इज इक्वल टू 190, ये इंक्रीज कर रही है। आप देख सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? इंक्रीज कर रही है पर डिक्रीजिंग रेट के साथ। ऐसे क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि जो कैपिटल होता है ना शॉर्ट रन में वो हमारा फिक्स्ड होता है। वो कैपिटल फिक्स्ड होता है तो जितने हम लेबर ज़्यादा हायर करते जाते हैं तो वो क्या कम कॉस्ट लगती है उसी प्रोडक्ट को बनाने में। अगर ये पेन मुझे पहले एक पेन बनाने में मुझे 90 रुपया लग रहा था और 100 मेरी टोटल कॉस्ट थी, तो ये मुझे एक पेन 90 रुपये में बन रहा था, 190 रुपये में बन रहा था। जब मैंने दूसरा लेबर हायर किया तो क्या हुआ? वही पेन मुझे कितने में बन रही थी?
यही दोनों पेन कितने 170 रुपये में, तो एक कितने में बन के मुझे मिल रही थी 85 रुपये में, मीन्स कम में बन रही थी। मीन मैं ये इंक्रीज तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो कर रही है मगर डिक्रीजिंग रेट के साथ। ये मैक्सिमम पे पहुंच के फिर क्या करती है कि जैसे कि ये 4 यूनिट पे मैं मैक्सिमम पे पहुंच गई, अब क्या करेगी, अब ये क्या करेगी कि इंक्रीज तो करेगी मगर इंक्रीजिंग रेट के साथ। ये ऐसा क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि बाद में मेरा कैपिटल शॉर्ट रन में क्या कैपिटल फिक्स्ड होता है, मशीनें नहीं है मगर लेबर ज़्यादा हैं, वो क्या करेंगे वेटिंग में बैठ जाएंगे, वेटिंग में बैठ जाएंगे तो क्या प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी उसी चीज़ को बनाने में। इसीलिए ये इंक्रीज बाद में मैक्सिमम पे पहुँच के इंक्रीजिंग करती है विथ इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि लेबर अब लेस प्रोडक्ट हो गए, पहले प्रोडक्ट थे बहुत क्योंकि कैपिटल फिक्स था, मशीनें 4 थी और लेबर भी 4 हायर किए थे तो वो सस्ते में मुझे चीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे। अब जब मैंने 5वां लेबर हायर किया है, मशीनें 4 हैं, 5वां लेबर कहाँ जाए, वो वेटिंग करेगा, वो दूसरा फारिग होगा तो फिर वो अपनी जगह लेगा, इसीलिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। टोटल रेवेन्यू हम पहले ही जान पढ़ के आए हैं कि टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड करते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। फिर भी मैं आपको एक दो मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ये प्राइस है, प्राइस मीन्स हमने पढ़ी है P इज इक्वल टू, हमने पिछले ग्राफ में देखी थी 131 थी, ठीक है, ये 131 ये मैंने लिखा भी है आपके लिए। अब एक यूनिट जब मैं सेल कर रहा था तो मुझे रेवेन्यू कितना मिल रहा था 131। जब मैंने दूसरा सेल किया तो मुझे रेवेन्यू कितना मिल रहा था 222। जब मैंने तीसरा सेल किया तो मुझे टोटल रेवेन्यू कितना मिला था 393। जब मैंने 10वां यूनिट सेल किया इसी प्राइस पे, क्योंकि फिक्स्ड प्योर कंपटीशन में प्राइस फिक्स होती है, जब मैंने 10वां यूनिट सेल किया तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना बना 1310। और हम अब देखेंगे, और ये जो लास्ट कॉलम है ये प्रॉफिट माइनस साइन लॉस को शो कर रही है और प्लस साइन प्रॉफिट को शो कर रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फर्म कब तक अब कहाँ पे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है, देखते हैं। टोटल रेवेन्यू में से क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना है 0 और प्रॉफिट ये मैक्सिमाइज कर रहे हैं थ्रू दी कौन सी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अप्रोच के ज़रिए हम टोटल रेवेन्यू मालूम करें। जब टोटल रेवेन्यू 0 था तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी थी 100, मीन्स फॉर्म 100 लॉस बियर करेगा, पहले लॉस। जब उसने दूसरा प्रोडक्ट बनाया तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 190 और टोटल रेवेन्यू कितना है उसका 131 और उस पर लॉस कितना आया 150। यह बनाता जाएगा ऐसे ये मैंने मालूम किया है। जब ये इसने दूसरा प्रोडक्ट बनाया तो उसकी टोटल रेवेन्यू कितना थी 200 बाट्स और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी 270 रुपये और उसने लॉस कितना बियर किया 8 रुपये। फिर ये चलता जाएगा, जैसे ही वो 7वें यूनिट पे पहुंचता है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल रेवेन्यू कितना है वो 971 और उसके 7वें यूनिट को बनाने में उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है 154 और उसका फ़ायदा कितना हुआ 277 रुपये का, ये 277 रुपये का उससे फ़ायदा हुआ। जब वो 9वां यूनिट बना रहा है तो उसकी टोटल रेवेन्यू आता है 1179 और उसके कॉस्ट लगती है उसी प्रोडक्ट को बनाने में 880। इसको टोटल रेवेन्यू कितना मिला, मीन्स उसको प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट मिला है 299 रुपीज़, जो ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट है। देखते हैं अब जब वो
10वां यूनिट बना रहा है तो उसे टोटल रेवेन्यू 310 आ रहा है, मगर उसी यूनिट को बनाने में उसको कितने अमाउंट लग रहा है ये आप देख सकते हैं। उसी को बनाने में 1030 और उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 280, जो कि 9th यूनिट से कम में, जो कि इस यूनिट से कम में। मीन्स इसका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया किस यूनिट पे हो गया 9th यूनिट के, क्योंकि वो उसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा था। फिर जब उसने 10वां प्रॉफिट बनाया तो उसे कम दे रहा था। वो कम फॉर्म को नहीं बनाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस पर कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। ये क्या है? ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। इसे हम कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। अब हम इसकी ग्राफिंग सीख रहे हैं। अब हमने एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस एंड डिमांड वो भी देख लिया था। मैं फिर भी आपको मार्जिनल रेवेन्यू बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट प्राइस और द एवरेज रेवेन्यू हमने पिछले मिनट्स में देखा था कि वो सेम ही आ रहा था और क्वांटिटी यही थी। और टोटल रेवेन्यू जब हम ज़ीरो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो ही आ रहा है, क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है तो वो सेल कैसे करेंगे, इसीलिए उसका टोटल रेवेन्यू ज़ीरो आ रहा है। अगर हम एक प्रोडक्ट बनाएं तो उसमें चेंज कितना है, पहले हमारा टोटल रेवेन्यू ज़ीरो था, अब 130, इसमें चेंज कितना आया 130। ये आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट चेंज है। जब हम चौथा सेट कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना आ रहा है 524 और मार्जिनल रेवेन्यू कितना है वही 131 जो प्राइस के बराबर है। उसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ये हम ले रहे हैं क्वांटिटी, ये हम ले रहे हैं प्राइस एंड रेवेन्यू, ये 130। ये हमने सीखा है कि प्राइस बराबर होती है एवरेज रेवेन्यू के, एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है हमने अभी देखा मार्जिनल रेवेन्यू के, और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है डिमांड के। मींस डिमांड का भी कर्व यही था, प्राइस का भी कर्व यही है, एवरेज का भी कर्व यही है। अब हम टोटल रेवेन्यू देख रहे हैं। टोटल रेवेन्यू क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था एक कांस्टेंट नंबर से। मैं बहुत ही कम नंबर ले रहा हूँ जस्ट आपको सिखाने के लिए ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं। जब मैंने कोई यूनिट सेल नहीं किया था मेरा टोटल रेवेन्यू ज़ीरो था। जब एक यूनिट सेल किया तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 100। जब मैंने दूसरा सोल्व किया तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 262। जब मैंने तीसरा यूनिट सेल किया तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, ये हम ऐसे ही प्लॉट करेंगे, कितना हो गया टोटल रेवेन्यू 393। जब मैंने चौथा यूनिट सेल किया तो फिर मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था 524। जब मैंने पाँचवा यूनिट सेल किया तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था 600 समथिंग था, जो यहाँ पे आएगा पाँचवा यूनिट। ये हम प्लॉट करते हैं, पॉइंट को जोड़ देते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू का होगा स्ट्रेट क्यों है, क्यों? ये इसीलिए है कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो हो रहा है मगर कांस्टेंट नंबर से, ये इसीलिए ऐसा है। हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया और थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिस्कस कर लिया। अब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं थ्रू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। हमने टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अप्रोच बहुत ही अच्छे से सीखा। अब मार्जिनल रेवेन्यू आपने पढ़ा, मार्जिनल कॉस्ट भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब जब भी मार्जिनल रेवेन्यू
मार्जिनल रेवेन्यू जब भी बड़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट से, तो फार्म क्या करेगा, वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो जो कास्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है उससे ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है, तो क्या फॉर्म यो प्रोड्यूस करेगा। मीन्स इफ़ marginal revenue is greater than the marginal cost, firm should produce the product because it would gain in the revenue which is added to its cost by producing it। और जब भी मार्जिनल कॉस्ट बड़ा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से, तो फॉर्म वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर हमको इसे दूसरे लफ्ज़ों में कहें, इफ़ अ मार्जिनल कॉस्ट is greater than the marginal revenue, the firm should not produce that product or that unit because producing it would add it to its more to the cost than to the revenue, and profit would be reduced or loss would be increased। मीन्स जब भी मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट के, तो फर्म वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, और जब भी मार्जिनल कॉस्ट बड़ा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से, तो फर्म वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट अब डिक्रीज़ हो रहा होगा उसे। और हम अब दूसरा रूल डिस्कस कर रहे हैं। अब मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, तो फर्म को क्या करना चाहिए, वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब हम वो देख रहे हैं ग्राफिक के ज़रिए। ये हम क्वांटिटी ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये देख लें मैंने बना लिया है। हमने क्या कहा कि हम ये अब डिस्कस करेंगे जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट को, तो फर्म को क्या करना चाहिए। अब हम वो डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, और इसी पॉइंट पे, क्योंकि हमने पिछले यूनिट में क्या पढ़ा, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू द डिमांड। ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट भी हमने ड्राइव करना भी सीखा, प्लॉट करना भी सीखा। अब ये 9th यूनिट पे सेल कर रहे हैं, और इसी पॉइंट पे अब देख रहे हैं, इस पॉइंट पे देख रहे हैं क्या हो रहा है। इस पॉइंट पे ये है कि प्राइस ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट है, मींस फर्म अर्निंग प्रॉफिट, फर्म एज इन प्रॉफिट, मींस जो चीज़ उसे जितने पैसे उसे बनाने में लग रहे हैं उससे ज़्यादा वो सेल कर रहा है। मींस हम देख रहे हैं कि इसको, ये टोटल कॉस्ट है, इसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है कॉस्ट, 100। मींस एक यूनिट उसे बनाने में उसे जो कॉस्ट लग रही है 100 लग रही है, और वो सेल कितने में कर रहा है, 131 में। मींस उसने क्या किया, उसने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया, 131 रुपीज़, 31 रुपीज़ उसने प्रॉफिट कमाया, जिसे हम इकोनॉमिक्स प्रॉफिट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। इकोनॉमिक्स प्रॉफिट मीन्स उसमें स्प्लिट और इम्प्लिट कॉस्ट भी इंक्लूडेड हैं। ये क्या कहा उसने, इकोनॉमिक प्रॉफिट किया, आप देख सकते हैं। अब हम दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं। अब दूसरा कॉस्ट, वही हम पहला रूल क्या था कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हम पिछले देखा उसे क्या हो रहा था, इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा। अब इसी पॉइंट पे क्या देखते हैं, यहाँ पे कितने यूनिट थे, सपोज कर देते हैं यहाँ 8 यूनिट हैं। ठीक है, यहाँ 8 यूनिट हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्राइस है, ये कॉस्ट है। अब ये टोटल कॉस्ट ऊपर है प्राइस से, मीन्स उसे लॉस हो रहा होगा। क्योंकि वो जितने में बना रहा है उसे कम में भेज रहा है।
जैसे कि इस 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 बुक को बनाने में एक फॉर्म को पैसे लगे हैं 1000, और वो क्या कर रहा है, वो भेज रहा है 900 में। क्या होगा, वो लॉस में जा रहा होगा। फिर भी वो क्यों प्रोड्यूस करना चाहता है? अब हम दो वो देख रहे हैं। अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। एक यूनिट को बनाने में उसे कितनी कॉस्ट लग गई है, ये कॉस्ट लग रही है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या थी कि फिक्स्ड कॉस्ट भी उसमें होती है। अब हम एवरेज रेवेन्यू मीन्स वो जितने में भेज रहा है उससे उसी यूनिट को बनाने में कम पैसे लग रहे हैं। मीन्स जब भी मैं ये एक पेन बना रहा हूँ तो मुझे इससे बनाने में सपोज कर देते हैं कि 70 रुपये लग रहे हैं। कितने? 70 रुपये लग रहे हैं। मगर मैं भेज कितना रहा हूँ? 80 रुपीज़ में। मुझे 10 का तो फ़ायदा हो रहा है, मगर वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उससे नुकसान हो रहा है। जो इस इन्वेस्टमेंट की है वो भी कवर हो रही है। इसीलिए फॉर्म क्या करता है, लॉस करता है। और ये जो ग्राफ है ये लॉस को शेयर दिखाती है। ठीक है, जब भी प्राइस बड़ी होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के से, बट प्राइस इज लेस देन द एवरेज टोटल कॉस्ट, मीन्स फॉर्म लॉस बियर करेगा। प्राइस बड़ी होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, मगर प्राइस लेस होगी एवरेज टोटल कॉस्ट से, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी कवर हो रही है मगर कम अमाउंट से। ये क्या करेगा, ये लॉस बियर करेगा और मार्केट में स्टे करेगा। वो उस टाइम का वेट करेगा कि जब उसके 4 चांद लग जाएं। ठीक है, अब हम दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं, शटडाउन केस। शटडाउन केस में क्या होता है, ये वही अप्रोच हम इस्तेमाल करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, वो हम देख रहे हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, कहाँ पे, 5वें यूनिट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एवरेज टोटल कॉस्ट बड़ी है प्राइस से, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बड़ी है प्राइस से। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ उसे बनाने, जितने पैसे उसे बनाने में लग रहे हैं वो उससे भी कम में भेज रहा है। वो फिक्स्ड कॉस्ट तो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो बियर करेगा, पर उसे जो बनाने में पैसे लग रहे हैं उससे भी कम में भेज रहा है। मीन्स उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी है, सपोज कर देते हैं 100 है, और एक यूनिट को बनाने में उतने कितने पैसे लग रहे हैं, 90 रुपीज़, मगर वो भेज कितने में रहा है, 80 रुपीज़ में। मीन्स 10 रुपये यहाँ पे भी लॉस कर रहा है। ये 100 तो वो बियर कर रहा है, मगर 10 रुपये दूसरे भी बियर कर रहा है। फिर फॉर्म को क्या करना चाहिए, शट डाउन करना चाहिए। क्यों? प्राइस गिर रही है। किससे? एवरेज रेवेन्यू से। मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बड़ी है प्राइस से। मीन्स वो जितने में भेज रहा है उससे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं उसी चीज़ को बनाने में। सो ही शुड नॉट प्रोड्यूस्ड बिकॉज इट इनकर अ लॉस लार्जर। हम पहले लॉस वाले में क्या डिस्कस किया था, वो लॉस तो कर रहा था मगर उसी चीज़ को बनाने में कम पैसे लग रहे थे। यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि वो जितने में बना रहा है उसे कम में बेच रहा है। फिर उसे क्या करना चाहिए, उसे शट डाउन करना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्ट लॉ है प्योर कंपटीशन में। प्योर कंपटीशन एग्जिस्ट भी, एंट्री भी फ्री है और एग्जिस्ट भी फ्री है, इसीलिए वो क्या करेगा, वो शट डाउन करेगा। अब हम ये सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। अब हम ये ग्राफिंग की है। ये P1 मीन्स प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4, प्राइस 5। मीन्स ये प्राइस का पोर्शन, ये क्वांटिटी का पोर्शन। अगर हम, ये क्या है, ये मैंने ग्राफिंग की है, ये मार्जिनल कॉस्ट,
ये है एवरेज कॉस्ट मीन्स हमने जो भी डिस्कस किया, अब हम उन सारों को एक इंडस्ट्री के तौर पे देख रहे हैं कि शॉर्ट फंड वाली कौन सी कंडीशन है। ये है एवरेज कॉस्ट। अब हम पहले शटडाउन वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। ये शटडाउन वाला पहले देखें। ये देखें कि वो बेच कितने में रहा है, कि सपोज कर देते हैं यहाँ प्राइस 10 रुपये है और ये एवरेज कॉस्ट कितनी है, ये एवरेज कॉस्ट कितनी है उसकी 8 रुपये। मीन्स वो एक चीज़ बना रहा है 8 रुपये में, बेच 10 रहा है, मीन्स वो लॉस बेयर करेगा। इंडस्ट्री क्या करेगी, लॉस बेयर करेगी। फॉर्म दूसरे फॉर्म क्या करेंगे, एग्जिस्ट करते जाएंगे। बस वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस हैं वो स्टे करेंगे, उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। मगर वो लॉस कर रहा है, लॉस उसमें कर रहा है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उसकी वो कवर हो रही है, मगर शॉर्ट आस्ते आस्ते। अब हम P2 की बात कर रहे हैं। P2 पे हम ये प्राइस बना रहा है 20 रुपीज़ पे, ठीक है। अब प्राइस बैच 20 रुपीज़ पे रहा है, बना 22 रुपीज़ पे रहा है। अब क्या करेगा फॉर्म, अब फॉर्म शट डाउन करेगा। क्यों शट डाउन करेगा, क्योंकि वो जितने में बना रहा है उससे कम में बेच रहा है। फिर वो उसका रेशनल क्या है, उसका रेशनल यही है कि वो मार्केट छोड़ जाए। वो वेट नहीं करेगा कि वो टाइम आए मैं देखूं कि प्राइस बढ़ जाए, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जितने में बना रहा है उससे भी कम में बेच रहा है। फिर वो चला जाएगा। हम P3 भी लॉस कर रहा है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जितने में बना रहा है उससे ज़्यादा तो भेज रहा है, मगर उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो आस्ता आस्ता कवर हो रही है। फिर ये पोर्शन लॉस का कहलाएगा। ये P4 ऐसी पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मीन्स टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे इक्वल है और मार्जिनल कॉस्ट भी इक्वल है। मीन्स जो चीज़ जितने में बन रही है उतने में ही प्रोड्यूसर भेज रहा है। मीन्स वो क्या कर रहा है, ब्रेक इवन, मीन्स नो इकोनॉमिक प्रॉफिट, नो इकोनॉमिक्स लूज। मीन्स अगर वो दूसरा अल्टर जो कर रहा था पहले इंडस्ट्री में, वो जितना कमा रहा था इस बिजनेस से भी उतना ही कमा रहा है। उसे क्या हम कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम 5वें पे देखें तो जितने में बना रहा है उससे भी ज़्यादा भेज रहा है। इसका रेशनल क्या है, मीन्स वो इकोनॉमिक प्रॉफिट में है। इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये सारा पोर्शन क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। मीन्स वो ज़्यादा कमा रहा था, जितने में भी बेच रहा है उससे भी ज़्यादा कमा रहा था। P4 पे क्या है, इफ P4 फार्म विल ऑपरेट इन द मार्केट बिकॉज दी अर्न दी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स अल्टरनेट वो जो यूज़ कर रहा था, पहले काम कर रहा था जहाँ पे उसे 20,000 मिल रहे थे, अब जब इस बिज़नेस में इंटर हुआ है तो उसे वही मिल रहा है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लास्ट सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म और इंडस्ट्री का कर्व, फिर ये चैप्टर कवर हो जाएगा। सिंगल फॉर्म ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट, ये टोटल रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल पे रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है। अब इसकी प्राइस क्या है, 111 रुपीज़, और बना कितने में रहा है एक प्रोडक्ट, और इस पॉइंट पे बना रहा है। ये पॉइंट हम अगर देखें तो कहाँ पे जा रही है, 100 रुपीज़। मीन्स बना एक पॉइंट बना 100 में रहा है और बेच कितने में रहा है, 111 रुपये में, और उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी आस्ता आस्ता कवर हो रही है। फॉर्म क्या कर रहा है, नॉर्मल इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और हमने यह भी देखा। अब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री, ये क्वांटिटी है, ये टोटल रेवेन्यू है। अब हमने
डिमांड देखी थी, ये प्राइस भी थी, टोटल रेवेन्यू भी था, मार्जिनल रेवेन्यू भी था, और मार्जिनल रेवेन्यू था, डिमांड कर्व भी था। अब जब भी इसी प्राइस पे फॉर्म आएगा तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई इक्वल टू डिमांड है, सप्लाई मार्जिनल कॉस्ट भी बराबर है, डिमांड भी बराबर है, प्राइस भी बराबर है। इसका रेशनल क्या है, मीन्स फॉर्म ब्रेक इवन पे है, फॉर्म ब्रेक इवन पे है। अगर वो दूसरा अल्टर यूज़ कर रहा था वो उतने ही पैसे कमा रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।